नमस्कार, स्वागत है आपका पॉलिटिक्स क्लासेस में। मैं हूं डॉक्टर रवींद्र त्रिपाठी। साथियों, हम भारत के लोग एक लोकतांत्रिक गणराज्य हैं। लोकतंत्र का अर्थ है जनता का शासन, जनता के लिए, जनता के द्वारा। इस प्रकार लोकतंत्र हमारी संवैधानिक व्यवस्था के बेसिक स्ट्रक्चर का हिस्सा है। फ्री एंड फेयर इलेक्शंस अर्थात स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव हमें लोकतंत्र की गारंटी प्रदान करते हैं, सरकार को वैधता अर्थात लेजिटिमेसी प्रदान करते हैं। इसलिए चुनाव एक्यूरेसी एंड एफिशिएंसी अर्थात शुद्धता एवं निपुणता पूर्वक कराए जाने चाहिए, जिससे सभी राजनीतिक दलों, चुनाव में भाग लेने वाले सभी उम्मीदवारों और मतदाताओं को चुनावी प्रक्रिया और चुनावी यंत्र अर्थात इलेक्टोरल प्रोसीजर एंड इलेक्टोरल अपरेटस पर पूरा विश्वास होना चाहिए। आर्टिकल 324 का क्लास 1 राजनीतिक नियंत्रण से मुक्त एक निर्वाचन आयोग या इलेक्शन कमीशन की स्थापना का प्रावधान करता है। इलेक्शन कमीशन एक ऑटोनॉमस बॉडी है। इलेक्शन कमीशन निर्वाचक नामावलियों या इलेक्टोरल रोल्स, जिन्हें हम आमतौर पर मतदाता सूची कहते हैं, को तैयार कराने, संसद और प्रत्येक राज्य के विधानमंडलों तथा राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के निर्वाचनों के संचालन का अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण यानी कि सुपरिटेंडेंस, डायरेक्शन एंड कंट्रोल इलेक्शन कमीशन में निहित होता है। आर्टिकल 324 के क्लास 2 के अनुसार राष्ट्रपति मुख्य चुनाव आयुक्त एवं अन्य चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति करता है। आर्टिकल 324 का क्लास 3 ये कहता है कि राष्ट्रपति जब अन्य चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति करते हैं तब चीफ इलेक्शन कमिश्नर इलेक्शन कमीशन के चेयरमैन के रूप में कार्य करता है। चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति के लिए क्या पात्रता यानी कि एलिजिबिलिटी होनी चाहिए या उनकी नियुक्ति के लिए क्या प्रोसीजर अपनाना चाहिए, संविधान इस पर मौन है। इसलिए अनुच्छेद 324 का क्लास 2 प्रायः विवाद और बहस का मुद्दा बनता आया है और ये इशू सर्वोच्च न्यायालय की चौखट पर भी पहुंचता रहा है। आज मैं इसी मुद्दे पर आपसे डिस्कस करूंगा। आमतौर पर यह देखा गया है कि चुनाव आयुक्तों की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया निर्धारित न होने के कारण ऐसे उम्रदराज नौकरशाहों, खासतौर पर रिटायर्ड IAS ऑफिसर्स की नियुक्ति इलेक्शन कमिश्नर के पद पर कर दी जाती है कि वे 6 वर्षों का निर्धारित कार्यकाल पूरा नहीं कर पाते। साथ ही ऐसे भी ऑफिसर्स को इलेक्शन कमिश्नर बना दिया जाता है जो पॉलिटिकल पार्टी इन पावर के करीब होते हैं और वे सत्तारूढ़ दल के हितों के पोषक माने जाते रहे। दूसरे शब्दों में, चुनाव आयुक्त की ज़्यादातर नियुक्तियां राजनीतिक हस्तक्षेप या पॉलिटिकल इंटरफेरेंस और राजनीतिक पक्षपात या पॉलिटिकल फेवरेटिज्म के आधार पर की जाती हैं। इसके कारण निर्वाचन आयोग कार्यपालिका या एग्जीक्यूटिव की एक शाखा बनकर रह जाता है। चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति में पॉलिटिकल इंटरफेरेंस और पॉलिटिकल फेवरेटिज्म किस तरह हावी होता है, उसके मैं 2 उदाहरण आपको दूंगा। इनमें से एक नियुक्ति टीएन शेषन से संबंधित है और दूसरी 18 नवंबर 2022 को अरुण गोयल की चुनाव आयुक्त के रूप में हुई नियुक्ति से संबंधित है। टीएन शेषन की चीफ इलेक्शन कमिश्नर के रूप में नियुक्ति 12 दिसंबर 1990 को हुई थी। शेषन ने स्वयं ये स्वीकार किया था कि वे राजीव गांधी के बहुत करीब थे। शेषन राजीव गांधी सरकार के दौरान डिफेंस सेक्रेटरी और कैबिनेट सेक्रेटरी थे। उन्हें चीफ इलेक्शन कमिश्नर बनाते समय VS रमादेवी से ज़्यादा वरीयता दी गई। रमादेवी RVS पेरी शास्त्री के निधन के बाद चीफ इलेक्शन कमिश्नर के रूप में ऑफिशिएट कर रही थी। ऐसा कहा जाता है कि दिसंबर 1990 में प्रधानमंत्री चंद्रशेखर ने रमादेवी की चीफ इलेक्शन कमिश्नर के रूप में नियुक्ति की फाइल राष्ट्रपति के पास हस्ताक्षर के लिए भेज दी थी। राष्ट्रपति उस समय अगरतला में थे। शेषन सुब्रमण्यम स्वामी के भी बेहद करीब थे। स्वामी हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में इकोनॉमिक्स के प्रोफेसर थे। वहाँ उन्होंने शेषन को पढ़ाया था। स्वामी अब भारत सरकार में लॉ एंड जस्टिस मिनिस्टर बन गए थे। उन्होंने राष्ट्रपति कार्यालय से फाइल वापस मंगवाई और शेषन को चीफ इलेक्शन कमिश्नर बनाने के लिए प्रधानमंत्री को राजी कर दिया। ये अलग बात है कि बाद में स्वामी ने शेषन की इम्पीचमेंट की मांग की थी। NS गहलोत ने इंडियन जर्नल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल एंड पार्लियामेंट्री स्टडीज में ये लिखा है कि शेषन को चीफ इलेक्शन कमिश्नर के रूप में इसलिए चुना गया क्योंकि वे एक ऐसे ऑफिसर के रूप में जाने जाते थे कि जब वे कैबिनेट सेक्रेटरी थे, जनता दल S के हितों का ख्याल रखते थे। अब आते हैं अरुण गोयल के चुनाव आयुक्त के पद पर नियुक्ति के मामले पर। अनूप बरनवाल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस में सुप्रीम कोर्ट ने यह ऑब्जर्व किया कि अरुण गोयल की चुनाव आयुक्त के रूप में नियुक्ति कुछ जायज़ सवाल खड़े करती है। चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति के लिए इंडिपेंडेंट मैकेनिज्म तलाशने के लिए सुप्रीम कोर्ट की कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच ने
इस केस की हियरिंग 17 नवंबर 2022 को शुरू की थी। अगली हियरिंग के लिए इस केस को 22 नवंबर 2022 के लिए पोस्ट किया गया था। सुप्रीम कोर्ट ने अटॉर्नी जनरल से 22 नवंबर 2022 को रिलेवेंट डॉक्यूमेंट्स पेश करने के लिए कहा था। केस की पेंडिंग के दौरान कोई नियुक्ति न करने के लिए एक एप्लीकेशन भी दायर की जा चुकी थी। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने इस एप्लीकेशन पे कोई ऑर्डर नहीं पास किया था। इसी बीच 18 नवंबर 2022 को अरुण गोयल की नियुक्ति की नोटिफिकेशन भी जारी कर दी गई। गौरतलब बात यह है कि अरुण गोयल की नियुक्ति लाइटिंग स्पीड के साथ हुई। अरुण गोयल की नियुक्ति एक ही दिन में पूरी की गई। 18 नवंबर 2022 को इलेक्शन कमिश्नर्स की नियुक्ति भरने का अप्रूवल मांगा गया। उसी दिन सर्विंग एंड रिटायर्ड ऑफिसर्स का डेटाबेस तैयार किया गया। 4 नामों पर विचार किया गया था। गौरतलब बात यह है कि जिन 4 नामों पर विचार किया गया उनमें से एक भी 6 वर्षों का कार्यकाल पूरा नहीं कर पाता। 18 नवंबर को ही अरुण गोयल ने वीआरएस मांग लिया और उसी दिन अरुण गोयल ने 3 महीने की पीरियड को वेव ऑफ करने के लिए एक एप्लीकेशन भी डाल दी। गौर कीजिएगा, 18 नवंबर 2022 को ही प्रधानमंत्री ने उनका नाम इस नियुक्ति के लिए रिकमेंड कर दिया। उसी दिन अर्थात 18 नवंबर 2022 को उनकी नियुक्ति का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया। सवाल यह है कि अरुण गोयल को जब अपनी चुनाव आयुक्त के रूप में नियुक्ति का कोई आइडिया नहीं था तब उन्होंने वीआरएस कैसे मांग लिया, क्योंकि अरुण गोयल अगले महीने अर्थात दिसंबर 2022 को रिटायर होने वाले थे। इस प्रकार यह स्पष्ट है कि मुख्य चुनाव आयुक्त या अन्य चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति में पारदर्शिता न तब थी और न अब। चीफ इलेक्शन कमिश्नर एवं अन्य चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति के संबंध में समय समय पर विभिन्न समितियों और आयोगों ने अपने सुझाव दिए हैं। तारकुंडे कमेटी ने सिफारिश की थी कि इलेक्शन कमीशन के सदस्यों की नियुक्ति एक समिति की सलाह पर की जानी चाहिए। समिति में प्रधानमंत्री, लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष और सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश होने चाहिए। 1990 में भारत सरकार ने तत्कालीन कानून मंत्री दिनेश गोस्वामी की अध्यक्षता में चुनाव सुधारों के लिए आवश्यक सुझाव देने के लिए एक समिति गठित की थी। दिनेश गोस्वामी समिति ने सिफारिश की थी कि चुनाव आयोग एक 3 सदस्यीय अर्थात एक मल्टी मेंबर कमीशन होना चाहिए। मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति के द्वारा भारत के मुख्य न्यायाधीश और लोकसभा में लीडर ऑफ अपोजिशन या लीडर ऑफ लार्जेस्ट अपोजिशन ग्रुप इन लोकसभा के साथ कंसल्टेशन कर की जानी चाहिए। अन्य चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति में इन मेंबर्स के साथ साथ चीफ इलेक्शन कमिश्नर के साथ भी कंसल्टेशन किया जाना चाहिए। विश्वनाथ प्रताप सिंह, दिनेश गोस्वामी समिति के रिकमेंडेशन से सहमत थे। दूसरे प्रशासनिक सुधार आयोग या सेकेंड एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स कमीशन की 4th रिपोर्ट जनवरी 2007 में सुझाव दिया गया था कि मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य आयुक्तों की नियुक्ति कॉलेजियम जैसे सिस्टम से की जानी चाहिए। लॉ कमीशन की रिपोर्ट संख्या 255 में सुझाव दिया गया था कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर और अन्य इलेक्शन कमिश्नर्स की नियुक्ति एक कॉलेजियम या सिलेक्शन कमेटी जिसमें प्रधानमंत्री और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष या लोकसभा में संख्या बल के आधार पर सबसे बड़े विरोधी दल का नेता और भारत के मुख्य न्यायाधीश होने चाहिए। रिपोर्ट में दिए गए सुझाव के अनुसार चुनाव आयुक्तों को वरिष्ठता के आधार पर चीफ इलेक्शन कमिश्नर के पद पर एलिवेट किया जाना चाहिए और ऐसा तभी नहीं किया जाना चाहिए जब कॉलेजियम या कमेटी लिखित रूप से कारणों को रिकॉर्ड करते हुए ये कहे कि कैंडिडेट चीफ इलेक्शन कमिश्नर के पद पर एलिवेशन के अयोग्य है। जैसा कि मैंने पहले कहा कि मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति में प्रधानमंत्री अर्थात एग्जीक्यूटिव की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण होती है। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि ये नियुक्तियां पॉलिटिकल पार्टी इन पावर के हितों को ध्यान में रखकर की जाती है। ये विडंबना ही है कि विभिन्न समितियों और आयोगों के सुझाव किसी भी सरकार को इस दिशा में पॉजिटिव अप्रोच अपनाकर सार्थक कदम उठाने के लिए प्रेरित नहीं कर पाए। एक समय कांग्रेस सरकार का यह मानना था कि इन नियुक्तियों के लिए विपक्ष के साथ परामर्श करने का कोई प्रावधान नहीं है। सरकार के लॉ मिनिस्टर का कहना था कि विपक्ष गवर्नेंस में कैसे शामिल हो सकता है। उनका तर्क था कि जजेस के अपॉइंटमेंट्स के लिए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के साथ परामर्श करने का तो औचित्य है, लेकिन किसी नॉन जुडिशियल बॉडी के सदस्यों की नियुक्ति के लिए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के साथ कंसल्ट करने का कोई सेंस नहीं है। इस प्रकार चुनाव आयोग जैसी महान संस्था के लिए की जाने वाली नियुक्तियां संदेह भरी नजरों से देखी जाती रहेंगी और इस संस्था को
तब तक सम्मान और लोगों का विश्वास नहीं मिलेगा जब तक सृजनात्मक सुधार अपनाकर इसमें पारदर्शिता नहीं लाई जाती। सरकार आयोग की उस स्वतंत्रता और इम्पार्शियलिटी की उपेक्षा करती आई है जिनकी हकदार ये संस्था है। इससे अब हमें यह विश्वास हो चला है कि यद्यपि संस्था संविधान में तो दिखती है लेकिन वास्तव में कार्यपालिका की एक शाखा के समान ही है। 2015 में अनूप बरनवाल ने भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत एक जनहित याचिका यानी कि PIL दायर की थी, जिसमें कहा गया था चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति का वर्तमान सिस्टम असंवैधानिक है। वर्तमान व्यवस्था में कार्यपालिका यानी कि एग्जीक्यूटिव को चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति का अधिकार प्राप्त है। इस सिस्टम ने चुनाव आयोग की फंक्शनिंग को डिग्रेड किया है। यह व्यवस्था संविधान के अनुच्छेद 324 के क्लास 2 को वायलेट करती है। इसलिए चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति एक कॉलेजियम जैसे सिस्टम से की जानी चाहिए। अनूप बरनवाल के अलावा और भी इस विषय पे PIL दायर की गई थी। कुछ मुद्दों पर अश्विनी कुमार उपाध्याय ने भी एक PIL दायर की थी। इन सारी जनहित याचिकाओं को एक साथ जोड़कर एक कॉन्स्टिट्यूशन बेंच को सौंप दी गई थी। अनूप बरनवाल की याचिका पर अपना निर्णय देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने व्यवस्था दी कि राष्ट्रपति एक समिति जिसमें प्रधानमंत्री, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और लीडर ऑफ अपोजिशन होंगे की सलाह पर चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति तब तक करेंगे जब तक संसद इस विषय पर अलग से एक कानून नहीं बना लेती। निश्चित ही इस निर्णय से निर्वाचन आयोग की स्वतंत्रता, निष्पक्षता और प्रेस्टीज बढ़ेगी। मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति 6 वर्षों या 65 वर्ष की उम्र जो भी पहले हो के लिए की जाती है। उसके कार्यकाल को बढ़ाया नहीं जा सकता। हालांकि 2 मुख्य चुनाव आयुक्तों सुकुमार सेन और KV कल्याण सुंदरम का कार्यकाल 8 वर्षों से अधिक का रहा, जबकि उनकी प्रारंभिक नियुक्ति केवल 5 वर्षों के लिए की गई थी। चीफ इलेक्शन कमिश्नर और अन्य चुनाव आयुक्त अपने कार्यकाल के दौरान कभी भी राष्ट्रपति को संबोधित करते हुए अपना त्यागपत्र दे सकते हैं। आर्टिकल 324 का क्लास 5 ये प्रावधान करता है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर को उसके पद से उसी प्रकार हटाया जा सकता है जिस प्रकार सुप्रीम कोर्ट के एक जज को हटाया जा सकता है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर को संसद में महाभियोग अर्थात इम्पीचमेंट मोशन लाकर के ही हटाया जा सकता है। यह विशेषाधिकार अन्य चुनाव आयुक्तों को नहीं प्राप्त। वर्तमान व्यवस्था में चीफ इलेक्शन कमिश्नर और अन्य इलेक्शन कमिश्नर्स को निर्णय लेने का समान अधिकार है। उनकी शक्तियां एक दूसरे की शक्तियों के एक पार हैं। उनकी सैलरी और पक्ष समान है, लेकिन आर्टिकल 324 का क्लास 5 उन्हें समान संरक्षण नहीं प्रदान करता है, बल्कि यह कहता है कि उन्हें चीफ इलेक्शन कमिश्नर के रिकमेंडेशन के बिना उनके पद से नहीं हटाया जा सकता। चीफ इलेक्शन कमिश्नर को सुप्रीम कोर्ट के जज के समकक्ष प्रोटेक्शन देने का कारण तो समझ में आता है, क्योंकि यह आयोग की स्वतंत्रता बनाए रखने और बाहरी दबावों के पुल्स एंड प्रेशर्स से बचाए रखने के लिए आवश्यक था। किंतु ऐसी सुरक्षा अन्य इलेक्शन कमिश्नर्स को क्यों नहीं दी गई, समझ से परे है। यह विषय न्यायालय के निर्णय के द्वारा सुलझाने से कम संसद के द्वारा इस विषय में कानून बनाने से ज्यादा जुड़ा हुआ है। एक बात और है, ध्यान दीजिएगा, चीफ इलेक्शन कमिश्नर को उसके पद से हटाने की विधि तो सुप्रीम कोर्ट के एक जज के समान थी, किंतु वारंट ऑफ प्रेसिडेंस में चीफ इलेक्शन कमिश्नर को सुप्रीम कोर्ट के जज के समान स्थान प्राप्त नहीं था। TN सेशन ने वारंट ऑफ प्रेसिडेंस में सुप्रीम कोर्ट के जज के समान स्तर की मांग की। सरकार ने यह मांग ये कहते हुए खारिज कर दी कि समान वेतन और समान पक्ष मिलने का अर्थ ये तो नहीं होता कि आपको वारंट ऑफ प्रेसिडेंस में समान स्थान मिल जाएगा। यह भी तर्क दिया गया कि सुप्रीम कोर्ट के जजेस स्यू जनरिस होते हैं, अर्थात वे अपने आप में एक क्लास है, इसलिए वे अपना स्थान किसी अन्य के साथ शेयर नहीं करते। एक लंबे जद्दोजहद जिसकी अपनी एक कहानी है के बाद चीफ इलेक्शन कमिश्नर को वारंट ऑफ प्रेसिडेंस में आर्टिकल 11 से आर्टिकल 9 में स्थान दिया गया। वारंट ऑफ प्रेसिडेंस में क्लास 9A जोड़कर चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया को सुप्रीम कोर्ट के जजेस के तुरंत बाद स्थान दिया गया। अश्विनी कुमार उपाध्याय ने आर्टिकल 32 के तहत एक जनहित याचिका दायर की थी। इस PIL में उन्होंने मांग की थी कि मुख्य चुनाव आयुक्त की तरह ही अन्य चुनाव आयुक्तों को हटाने की विधि समान होनी चाहिए। इलेक्शन कमीशन का एक स्वतंत्र सचिवालय होना चाहिए जिसके एक्सपेंडिचर्स लोकसभा और राज्यसभा के सचिवालयों की तरह ही कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से चार्ज्ड माने जाने चाहिए। इसके साथ साथ इलेक्शन कमीशन को भी सुप्रीम कोर्ट की तरह चुनाव संबंधी नियम बनाने का अधिकार होना चाहिए।
सुप्रीम कोर्ट ने इस पीआईएल को भी अनूप बरनवाल की पीआईएल से जोड़कर कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच को सौंप दिया। इसके पहले हम इस याचिका पर दिए गए निर्णय पर बात करें। इन मांगों पर पूर्व में किए गए प्रयासों पर एक नजर डाल लें। कमीशन ने 2016 में इलेक्टोरल रिफॉर्म्स की दिशा में पहल करते हुए ये प्रस्तावित किया था कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर और अन्य चुनाव आयुक्तों को उनके पद से हटाने की विधि एक समान होनी चाहिए। इलेक्शन कमीशन के लिए एक स्वतंत्र सचिवालय कमीशन की स्वतंत्रता बढ़ाएगा और इसे कार्यपालिका के हस्तक्षेप और नियंत्रण से मुक्त करेगा। दिनेश गोस्वामी समिति की रिपोर्ट ने इलेक्शन कमीशन के लिए इंडिपेंडेंट सेक्रेटरीट की आवश्यकता को स्वीकार किया था। दिनेश गोस्वामी की रिपोर्ट के बाद चुनाव सुधारों के लिए संविधान में संशोधन करने के लिए 70वां संशोधन बिल 1990 में लाया गया। इस बिल में आयोग के लिए स्वतंत्र सचिवालय भी शामिल था। बाद में इस बिल को यह कहते हुए वापस ले लिया गया कि इसमें संशोधन की आवश्यकता है। इलेक्शन कमीशन के एक्सपेंडिचर्स कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से चार्ज्ड माने जाएं। इसके लिए 10th लोकसभा के दौरान इलेक्शन कमीशन चार्जिंग ऑफ एक्सपेंसेस ऑन द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया बिल 1994 लाया गया, जो 1996 में लैप्स हो गया। अश्विनी कुमार उपाध्याय की पीआईएल जो अनूप बरनवाल की याचिका के साथ जोड़ करके कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच को सौंपी गई थी, इस पर निर्णय देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कोर्ट एक अति उत्साही अपील करता है कि भारत सरकार और संसद इस विचार को ध्यान में रखते हुए आवश्यक सुधार करेगी, जिससे इलेक्शन कमीशन वास्तविक रूप से स्वतंत्र बन सके। लोकतंत्र का आधारभूत और अंतर्निहित सिद्धांत यह है कि बैलेट के द्वारा लोगों को पावर प्रदान किया जाए। चुनाव के द्वारा ही कोई राजनीतिक पार्टी या ग्रुप या कोएलिशन सत्ता प्राप्त करता है। लोकतंत्र की यह भी मांग है कि लोगों को पीरियाडिकल इलेक्शंस के माध्यम से यह अवसर मिलते रहना चाहिए कि वे अपने पुराने प्रतिनिधियों को पुनः चुन सकें या उन्हें बदलकर उनके स्थान पर दूसरे प्रतिनिधियों को चुन सकें। चुनाव जनता की जनाकांक्षा और विश्वास को सही अर्थ में प्रतिबिंबित या अभिव्यक्त कर सके। इसके लिए आवश्यक है चुनाव स्वतंत्र और निष्पक्ष रूप से होने चाहिए और चुनाव में किसी प्रकार की धांधली, घालमेल या गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए। चुनाव महज एक लोकाचार नहीं बल्कि लोगों के विश्वास की अभिव्यक्ति हो। इसके लिए फ्री एंड फेयर इलेक्शंस का होना आवश्यक ही नहीं अपरिहार्य भी है और इसके लिए इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का स्वतंत्र और निष्पक्ष होना अत्यंत आवश्यक है। चुनाव लोकतंत्र के कर्मकांड का महायज्ञ है और इसमें ब्रह्मा की सृजनशीलता अर्थात लोकतांत्रिक सरकार का गठन, विष्णु की पालनहारी शक्ति अर्थात सरकार द्वारा जन कल्याण और महेश की विध्वंसक शक्ति अर्थात अलोकप्रिय सरकार को उखाड़ फेंकने की ताकत शामिल है। चुनाव आयोग स्वतंत्र और निष्पक्ष रूप से कार्य कर सके, इसके लिए भारतीय संविधान के अनुच्छेद 324 के क्लास 5 में संशोधन किया जाना चाहिए, जिसे चुनाव आयुक्तों को भी मुख्य चुनाव आयुक्त की तरह ही समान संवैधानिक संरक्षण प्राप्त होना चाहिए। उन्हें उनके पद से हटाने की विधि समान होनी चाहिए। दूसरे शब्दों में चुनाव आयुक्तों को भी मुख्य चुनाव आयुक्त की तरह ही सुप्रीम कोर्ट के एक न्यायाधीश की तरह संसद में महाभियोग लाकर ही हटाया जाना चाहिए। चुनाव आयुक्तों जिसमें मुख्य चुनाव आयुक्त भी शामिल हैं की नियुक्ति एक कॉलेजियम सिलेक्शन कमेटी के द्वारा की जानी चाहिए, जिसकी व्यवस्था सुप्रीम कोर्ट ने अनूप बरनवाल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस में अपने निर्णय में दी है। चुनाव आयुक्तों को वरिष्ठता के आधार पर चीफ इलेक्शन कमिश्नर के पद पर प्रोन्नत किया जाना चाहिए। इसके लिए इलेक्शन कमीशन कंडीशंस ऑफ सर्विस ऑफ इलेक्शन कमिश्नर्स एंड ट्रांजैक्शन ऑफ बिजनेस एक्ट 1991 में आवश्यक संशोधन किया जाना चाहिए। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 98 के अधीन लोकसभा और राज्यसभा के सचिवालय की तरह ही इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को एक अलग स्वतंत्र और स्थायी सचिवालय की व्यवस्था करने के लिए आर्टिकल 324 में एक सब क्लास 2A जोड़ा जाना चाहिए। इससे निर्वाचन आयोग की स्वतंत्रता और बढ़ेगी। धन्यवाद। नमस्कार।